हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ ठीक हो गए। मैं बादल फिर से एक बार आप सबके सामने मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का अगला भाग लेकर आया हूँ जिसमें हमने पिछले बार पढ़े थे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ भाग एक। इसी के अंतर्गत हम भाग दो आगे बढ़ेंगे। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि मध्य प्रदेश में किस तरह का अफवाह तंत्र है और कौन कौन से अफवाह तंत्र है। हमने 5 प्रकार के अफवाह तंत्र पढ़े थे मध्य प्रदेश में। मैं फिर से रिकॉल कर दूं, 5 प्रकार के अफवाह तंत्र पढ़े थे। अफवाह तंत्र, ठीक है। हमने 5 प्रकार के पढ़े थे। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था सबसे पहले गंगा अफवाह तंत्र, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था नर्मदा अफवाह तंत्र, ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था गोदावरी अफवाह तंत्र, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा था माही अफवाह तंत्र, ठीक है, माही अफवाह तंत्र। तथा इसके बाद हमने पढ़ा था ताप्ती अफवाह तंत्र, ठीक है। इस प्रकार के अफवाह तंत्र पढ़े थे। इसमें मैंने अफवाह तंत्र क्या होता है इसके बारे में बताया था, ठीक है। इसके बाद अफवाह प्रतिरूप क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अफवाह प्रतिरूप ये भी क्या होता है मैंने आपको बताया। फिर से मैं एक बार और रिपीट कर दूं, अफवाह तंत्र मीन्स, अफवाह तंत्र का मतलब होता है कि प्रमुख नदी, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगा कर देखिए कि ये प्रमुख नदी है। यह प्रमुख नदी, उदाहरण के लिए हम नर्मदा ले रहे हैं, प्रमुख नदी तथा उसकी सहायक नदियां, ठीक है। इस प्रकार से सहायक नदियां आती है। ये नर्मदा नदी था, इसकी सहायक नदियों का जितना जल ग्रहण क्षेत्र होता है, मतलब ये जहां से आती है, जिस जिस क्षेत्र से आकर मुख्य नदी में मिल जाती है, उस क्षेत्र तक कहा जाता है कि जल ग्रहण क्षेत्र। उसको हम अफवाह तंत्र भी कहते हैं, अफवाह तंत्र कहते हैं, ठीक है। यह हो गया अफवाह तंत्र के बारे में। अगर हम अफवाह प्रतिरूप के बारे में बात करें तो अफवाह प्रतिरूप जिस प्रकार से आपको यह आकृति दिख रही है, मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों की जिस प्रकार का आपको आकृति दिख रही है, जिस प्रकार आपको आकार दिख रहा है, जैसे ये आकार एक प्रकार से पेड़, एक वृक्ष की तरह दिख रहा है, मतलब ये वृक्षाभ प्रतिरूप हो गया। वृक्षाभ अफवाह प्रतिरूप कौन सा होता है, मैंने पिछली कक्षा में बताया था। वृक्षाभ अफवाह प्रतिरूप होता है नर्मदा का, ठीक है। तो ये प्रतिरूप किसका हो गया, अफवाह प्रतिरूप। और एक बात मैंने बताई थी, एक बात बताई थी मैंने, डेल्टा तथा एस्चुरी। डेल्टा तथा एस्चुरी के बारे में बताना। डेल्टा क्या होता है, जैसे ये प्रमुख नदी है, ये नदी आकर समुद्र में मिल रही है, ठीक है। तो यह समुद्र में जैसे मिलती है तो यह लंबी दूरी तक जो आती है, लंबे दूरी तक जब नदी लंबी दूरी पार करती है, तो लंबी दूरी पार करने के लिए वह अपने मुहाने तक आते आते उसकी जो गति है, उसका जो फ्लो है वो कम हो जाता है, ठीक है। इसी के लिए वो मुहाने तक अपनी कई धाराओं में विभाजित हो जाती है, ऐसी कई धाराओं में वह विभाजित हो जाती है, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा नदी अपनी मुहाने पर बनाती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। इसी के साथ एस्चुरी क्या होती है, यह है समुद्र, ठीक है। ये समुद्र तथा कोई नदी आई और यह डायरेक्ट समुद्र में मिल गई, इसको कहते हैं एस्चुरी। वैसे ही गंगा नदी डेल्टा बनाती है एवं नर्मदा नदी एस्चुरी बनाती है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। यह हो गया अफवाह तंत्र, अफवाह प्रतिरूप तथा डेल्टा और एस्चुरी के बारे में।
अपवाह तंत्र किस प्रकार है मध्य प्रदेश में, ये मैंने आपको बताया था। और इसी के साथ साथ मैंने आपको एक नदी का भी परिचय दिया था। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी जो पूर्व से आकर पश्चिम में जाती है, जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। और उसका हमने लंबाई लिखी थी, उसकी लंबाई कितनी थी, उसकी लंबाई 1312 किलोमीटर थी। तथा मध्य प्रदेश में वो कितनी दूरी तय करती है, मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर की दूरी वह तय करती है, ठीक है। तथा वह गुजरात के भरूच में खंभात खाड़ी में आकर मिल जाती है, ठीक है। इस प्रकार से हमने वहां की जलप्रपात पढ़े थे। किस प्रकार से, कौन कौन से जलप्रपात थे, प्रमुख रूप से जलप्रपात हमने पढ़ा था कपिलधारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात, ये कहाँ थे, अमरकंटक में स्थित है, ठीक है। उसी के साथ हमने पढ़ा था सहस्त्रधारा जलप्रपात, यह महेश्वर में स्थित है। उसी के साथ धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है, ठीक है। इस प्रकार से हमने जलप्रपात पढ़े थे। अगर हम परियोजना बांधों की बात करें तो वहाँ इंदिरा सागर बांध, ठीक है, महेश्वर परियोजना, ठीक है। इस प्रकार से हमने वहां की परियोजना देखी थी। और ओमकारेश्वर परियोजना हो गई जैसे, और प्रमुख नर्मदा नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर भी देखे थे। मंडला हो गया, खरगोन हो गया, मंडला, महेश्वर, नरसिंहपुर, जबलपुर, होशंगाबाद, बुधनी आदि शहर, महेश्वर आदि प्रमुख रूप से शहर नर्मदा नदी के किनारे बसे हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रमुख जानकारी नर्मदा नदी के बारे में हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे एक दूसरी मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी जिसका नाम है चंबल नदी। कौन सी नदी, चंबल नदी, ठीक है। चंबल नदी किस प्रकार है, अब चंबल नदी के बारे में हम जान लेते हैं। चंबल नदी बोली जाए तो मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे ठीक है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। उसी प्रकार से यह, अगर हम इसके अन्य नाम की बात करें, ठीक है, अन्य नाम कौन कौन से इसके, अन्य नाम की बात करें तो अन्य नाम इसका बोला जाए चरमावती नाम है। कौन सा, चरमावती नाम, चरमावती नाम। और प्रमुख रूप से हम देखें तो प्रमुख रूप से महाभारत में इसका उल्लेख है। चंबल नदी का उल्लेख महाभारत में भी किया गया है तथा महाभारत में इसे किस नाम से जाना जाता था, महाभारत में इसे पूर्णा नदी के नाम से जाना जाता था। कौन सी नदी, पूर्णा नदी के नाम से भी जाना जाता था, पूर्णा नदी के नाम से भी जाना जाता था महाभारत में, ठीक है। इसी के साथ हम इसकी अगर उद्गम स्थल की बात करें, ठीक है, उद्गम स्थल कहां से निकला ये, चंबल नदी का उद्गम कहां से हुआ है। चंबल नदी का उद्गम प्रमुख रूप से इंदौर जिले के महू तहसील के जानापाव पहाड़ी से, कौन सी पहाड़ी से, जानापाव पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ, ठीक है। कौन सी पहाड़ी से, जानापाव पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। तथा हम इसके अगर मुहाने की बात करें, मुहाना या मिलन की बात करें तो यह प्रमुख रूप से, मुहाना या मिलन की बात करें तो यह मध्य प्रदेश, ठीक है, तथा राजस्थान होते हुए, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान होते हुए उत्तर प्रदेश में इटावा के समीप यमुना, कौन सी नदी, यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। कौन सी नदी में, यमुना नदी में मिल जाती है। अगर हम उसी के साथ साथ इसकी लंबाई की बात करें
चंबल नदी की लंबाई कितनी है? अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई नर्मदा के बाद 965 किलोमीटर लंबी नदी। कितनी? 965 किलोमीटर लंबी नदी, क्योंकि ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है और मध्य प्रदेश में 2 बार निकलती है। मध्य प्रदेश से 2 बार आकर मिलती है। सबसे पहले ये मध्य प्रदेश से निकलती है, फिर राजस्थान में जाती है। ठीक है, राजस्थान के बाद यह फिर से मध्य प्रदेश होते हुए उत्तर प्रदेश में इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसी के प्रकार हम ये बात करें कि यह चंबल नदी प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की सीमा से होते हुए, मतलब एक प्रकार से बोला जाए कि यह मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की एक प्रकार से सीमा बनाती है। ठीक है, सीमा से होते हुए बहती है। इसी के साथ जब हम और सीमा से होते हुए बहती है तथा उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में आकर इटावा में मिल जाती है, जैसे मैं आपको मिलन या जगह या मुहाना इसका बता दिया। ठीक है, उसी के साथ मध्य प्रदेश में 2 बार आकर मिलती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। तथा इसकी सहायक नदियों की बात करें, कौन सी नदी? सहायक नदियां। हम जब इसकी सहायक नदियों की बात करें तो प्रमुख रूप से इसकी सहायक नदी है शिप्रा। कौन सी नदी? शिप्रा, काली सिंध तथा पार्वती इसकी सहायक नदी है। ठीक है, कौन सी? शिप्रा, काली सिंध, पार्वती आदि इसकी सहायक नदियां हैं। ठीक है, ठीक है, आ रहा समझ में? कृपया जो भी मैं लिख रहा हूं आप कृपया नोट करते हुए चलिए। इसी के साथ इसके किनारों पर बसे शहर। ठीक है, इसके किनारों पर बसे शहर, सबसे पहले ये बता दूं कि राजस्थान के कोटा जिले में राजस्थान के कोटा जिले में एक चुलिया नामक जलप्रपात है। चुलिया जलप्रपात यह चंबल नदी बनाती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर हम इसके प्रमुख शहरों की बात करें, चंबल नदी के किनारे बसे शहर कौन कौन से शहर किनारे बसे हैं, तो इसके किनारे बसे हुए शहर देखिए, तो सबसे पहले इसके किनारे बसे शहर है महू। ठीक है, उसके बाद रतलाम। ठीक है, उसके बाद श्योपुर। ठीक है, उसके बाद मुरैना। ठीक है, ओके। और प्रमुख रूप से चंबल नदी के बारे में बताया जाए तो यह एक खड्ड भूमि में नर्मदा नदी बहती है। ये एमपीपीएससी 2018 में पूछा गया सवाल था कि खड्ड भूमि में से कौन सी नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, कौन सी नदी प्रवाहित होती है? चंबल नदी खड्ड भूमि से होकर प्रवाहित। खड्ड भूमि मतलब यह ऐसी भूमि जिसमें से चंबल नदी ने उस एरिया को ऐसा खड्ड बना दिया है, मतलब इस नदी के सहारे, इस नदी के ही मुहाने में बड़े बड़े पत्थरों का निर्माण तथा ऐसी जमीनों का निर्माण जहां से अंदर से गुफा तरह का इसने उस जगह की जमीनों को बना दिया है। मतलब अपने साथ वो बहुत ज्यादा प्रमाण में मिट्टी बहा कर ले जाती है। ठीक है, वहाँ की इस वजह से वहाँ की मिट्टी का अपरदन ज़्यादा हो रहा है, प्रमुख उपजाऊ मिट्टी वो अपने साथ बहा कर ले जा रही है। ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं कि खड्ड भूमि में यह चंबल नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, ठीक है। अब हम इसमें निर्मित बांध देखेंगे। ठीक है, इस बारे में प्रमुख रूप से जानकारी देख ली। अब इसमें निर्मित प्रमुख बांध देखते हैं कि कौन कौन से बांध प्रमुख निर्मित है इस पे। ठीक है,
प्रमुख रूप से बांध हम देखें तो प्रमुख रूप से निर्मित बांध है गांधी सागर बांध। कौन था? गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध कहां पे है? गांधी सागर बांध यह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। कहां पे है? मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में है। गांधी सागर बांध चंबल नदी के मध्य प्रदेश पे मंदसौर जिले में है। तथा उसी तरह राणा प्रताप सागर राणा प्रताप सागर बांध यह राजस्थान में है। यह कहा है? राजस्थान में है। तथा राजस्थान के किस जिलों में है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में है। ठीक है, राजस्थान के चित्तौड़ जिले में है। तथा इसके बाद अगला है जवाहर सागर बांध। कौन सा है? जवाहर सागर बांध। ठीक है, जवाहर सागर बांध ये कहा है? राजस्थान के कोटा जिले में है। ठीक है, राजस्थान के कोटा जिले में। इस प्रकार से प्रमुख रूप से बांध चंबल नदी पर निर्मित है। ठीक है, यह हो गया प्रमुख रूप से चंबल नदी के बारे में मुख्य जानकारी। ठीक है, हमारा पूरा उद्देश्य मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के ऊपर है, जो उसकी व्यापम का पीईबी का कैलेंडर जारी होने के बाद 8 जनवरी से इसकी एग्जाम है। उसी के रिलेटेड हम सब कुछ प्रमुख रूप से जानकारी पढ़ा रहे हैं कि मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान प्रश्न सभी तरह का समावेश हमने इस वीडियो में कर रहे हैं। और पिछले वर्ष का जो भी पूछे गए सवाल है सब आपको यहाँ दिख जाएंगे, क्योंकि हम सभी पेपरों का, सभी एग्जाम का, पीईबी के कांस्टेबल के एग्जाम का एनालिसिस करके प्रमुख रूप से जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं पीईबी, सब हम यहाँ क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए आप प्रमुख रूप से पढ़ते जाइए, नोट करते जाइए मैं जो भी बोल रहा हूँ आपको, और वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। अगली नदी है, अगली नदी के बारे में देखेंगे, और वो है ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी का भी अलग से अपवाह तंत्र है, हमने उसके बारे में पढ़ लिया हो। ताप्ती नदी या ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी के बारे में प्रमुख रूप से बताने का है तो यह महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश की सीमावर्त चलते हुए यह गुजरात में जाकर खंबात की खाड़ी में मिलती है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका उद्गम देखें। उद्गम यहां से उसका कहां से हुआ? उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम, जैसे कि मैंने बताया कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से, किस जिले से? बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील से सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से, कहां से? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है। ठीक है, जैसे हम पर्वत श्रेणी पढ़े थे तो उसी के अंतर्गत हम पढ़े थे ग्वालीगढ़, बैतूल का पठार, जो महादेव सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, कहां से निकलती है? ताप्ती नदी का उद्गम कहां हुआ है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई तहसील से सतपुड़ा श्रेणी से ताप्ती नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, अगर हम इसके मिलन की बात करें तो ये इसका मुहाना कहां है? मुहाने की बात करें तो इसका मुहाना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहते हुए यह गुजरात का एक प्रमुख शहर सूरत, गुजरात के सूरत में
गुजरात के सूरत या सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। इसी प्रकार हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी है? प्रमुख रूप से इसकी लंबाई 724 किलोमीटर। कितनी? 724 किलोमीटर। मतलब यह मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर। तथा इसकी सहायक नदियां देखें, इसकी सहायक नदियां प्रमुख रूप से पूर्णा, वो पूर्णा अलग थी जो महाभारत में चंबल को पूर्णा कहते थे, ये पूर्णा अलग है। पूर्णा, शिवा, ठीक है, पूर्णा, शिवा तथा बोरी नदी प्रमुख रूप से ताप्ती नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, उसी के प्रकार हम ताप्ती नदी, वो मैंने जब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पढ़ाई थी तब मैंने बता दिया था कि तापी नदी तथा नर्मदा नदी यह दोनों समानांतर बहती है। दोनों एक दूसरे के समानांतर बहते हुए नर्मदा नदी भी भरूच के निकट खंबात की खाड़ी में मिलती है तथा तापी नदी भी सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में मिलती है और ये दोनों एस्चुरी का निर्माण करती है। ठीक है, मतलब वो डायरेक्ट जाकर सीधा जाकर समुद्र में मिल जाती है। ठीक है, इसी तरह हम किनारे पर बसे शहर देखें तो इसके किनारे पर बसे में मुख्य शहर है प्रमुख शहर है मुल्ताई। ठीक है, बुरहानपुर, मुल्ताई तथा बुरहानपुर इसके किनारे पर यह बसे हुए शहर है। ठीक है, और बोला जाए तो इसके निर्मित बांध तथा यह परियोजना तथा बांध बोला जाए, परियोजना प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना इस नदी पर चलती है। मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना इस नदी पर चलती है, जैसे अपर ताप्ती एवं लोअर ताप्ती। यह इस प्रकार से बांध या परियोजना बनाया गया है तापी नदी पर। ठीक है, यह प्रमुख रूप से जानकारी मैंने आपको मुख्य जानकारी ताप्ती नदी के बारे में बता दिया। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। सोन नदी के बारे में बताऊं तो सोन नदी को पूर्व में स्वर्ण नदी भी कहते थे। कौन सी नदी? स्वर्ण नदी। स्वर्ण नदी के नाम से भी जानते थे। कौन सी नदी? स्वर्ण नदी के नाम से भी इसको जानते थे, या हिरण्यबाहु, जानने का नाम था इसका हिरण्यबाहु। अगर पूछा जाए स्वर्ण नदी कौन सी नदी है या हिरण्यबाहु नदी कौन सी नदी है तो वो कौन सी नदी होगी? सोन नदी। ठीक है, इसी की तरह इसका उद्गम देखें, अगर हम इसका उद्गम देखें तो इसका उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक से हुआ है। कहां से हुआ है? अनूपपुर जिले के अमरकंटक पहाड़ी से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, मैंने सबसे पहले बताया था जब हमने मेकाल पर्वत श्रेणी पढ़ी थी, तो मेकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत मैंने अमरकंटक पहाड़ी पढ़ाई थी। तो अमरकंटक पहाड़ी में जैसे मैंने बताया था कि वहां से दो नदियों का उद्गम होता है, एक सबसे पहले नर्मदा नदी तथा उसके बाद सोन नदी। ठीक है, हम इसके मुहाने या मिलने की बात करें इसका मुहाना तथा इसका मिलन की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के
मध्य प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में बहते हुए उत्तर प्रदेश में, कहा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिला, कौन सा जिला? सोनभद्र जिला, सोनभद्र जिले से बहते हुए, उत्तर प्रदेश के सिर्फ सोनभद्र जिले से बहते हुए तथा बिहार में यह पटना के समीप, पटना के समीप दीनापुर में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, यह नदी यमुना में नहीं मिलता, यह नदी डायरेक्ट गंगा में मिल जाती है। ठीक है, इसी प्रकार जब इसकी लंबाई की बात करें, ठीक है, जब हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 780 किलोमीटर, कितनी? 780 किलोमीटर है। इसकी लंबाई प्रमुख रूप से कितनी है? 780 किलोमीटर है। तथा इसकी सहायक नदियों के बारे में पता है, तो सहायक नदियां जोजिला, ठीक है, आपने नाम तो सुना ही होगा, जोजिला का भी उल्लेख मैं कर चुका हूं, जोजिला, गोपद। ठीक है, कौन कौन सी नदी? जोजिला, गोपद तथा रिहंद नदी। जोजिला, गोपद तथा रिहंद नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां है। ठीक है, इसी प्रकार जब इसकी परियोजना की बात करें, ठीक है, इसी प्रकार इसकी परियोजना की बात करें तो इसकी एक प्रमुख रूप से परियोजना है, कौन सी परियोजना है? प्रमुख रूप से इसकी प्रमुख रूप से परियोजना है बाण सागर परियोजना। कौन सी? बाण सागर परियोजना, बाण सागर परियोजना। तथा यह कहां पर स्थित है? यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के देवलोन में स्थित है। कहां स्थित है? शहडोल जिले के देवलोन में। यह कौन सी परियोजना? बाण सागर परियोजना यह प्रमुख रूप से स्थित है। ठीक है। इसी के बाद अगर हम इस परियोजना की बात करें तो यह परियोजना प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार की संयुक्त परियोजना। ठीक है, कौन कौन सी? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार की यह संयुक्त परियोजना है। यह प्रमुख रूप से जानकारी हो गई सोन नदी के बारे में। इसके बारे में? सोन नदी के बारे में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बेतवा नदी। कौन सी नदी पढ़ेंगे? बेतवा नदी। बेतवा नदी भी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है और भारत में सबसे ज्यादा नदियां अगर निकलती होंगी, बहती होंगी तो वह मध्य प्रदेश में ही है। इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, जैसे मैंने शुरुआत में ही इसके बारे में बता दिया। तो हम पढ़ेंगे अभी बेतवा नदी के बारे में। इसके बारे में? बेतवा नदी के बारे में। ठीक है, जब हम बेतवा नदी के बारे में पढ़ते हैं तो इसका जब हम अन्य नाम जाने तो इसको कहते थे ब्रेतवती। क्या कहते थे? ब्रेतवती। हो सकता है ब्रेतवती का ही अपभ्रंश होते होते इसको बेतवा कहा गया। और यह ब्रेतवती पौराणिक नाम है। कौन सा नाम है? पौराणिक नाम है यह ब्रेतवती। ठीक है, पुराणों में यह नाम लिया गया था। और इसका जब हम उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम स्थान
रायसेन जिले के, कहां से, रायसेन जिले के कुमार, क्या है, रायसेन जिले के कुमार गांव से इसका उद्गम हुआ है। कहां से हुआ है, रायसेन जिले के कुमार गांव से इसका उद्गम हुआ है। तथा इसका हम मुहाना या मिलन की बात करें, मुहाना या मिलन की बात करें तो यह, मुहाना या मिलन की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर नामक स्थान पर, हमीरपुर में यमुना में मिल जाती है। कहां पे, यमुना में मिल जाती है। ठीक है, कहां मिलती है, यमुना में मिल जाती है। तथा इसकी लंबाई, की बात करें तो तकरीबन 400 किलोमीटर इसकी, ठीक है, लंबाई है। ठीक है, तकरीबन 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तथा सहायक नदियां, प्रमुख रूप से इसकी सहायक नदियां, इसकी सहायक नदी की बात करें तो बीना, धसान, तथा सिंध आदि इसकी सहायक नदियां। कौन सी, बीना, धसान तथा सिंध आदि इत्यादि इसकी सहायक नदियां है। ओके, क्लियर हो पा रहा है। अगर हम इसके किनारे पर बसे शहर की बात करें किनारों पर बसे शहर की बात करें तो विदिशा, ठीक है, विदिशा तथा उसके साथ साथ सांची एवं ओरछा इसके किनारों पर बसे शहर है। ठीक है, तथा इसकी प्रमुख रूप से एक परियोजना है। कौन सी, एक परियोजना है जिसे माता टीला या राजघाट भी कहते हैं। कौन सी, माता टीला या राजघाट, एक बांध बना है। कौन सा बांध बोलते हैं इसको, राजघाट या माता टीला, राजघाट बांध या माता टीला। ठीक है, कौन सी, राजघाट तथा माता टीला बांध इसकी प्रमुख बांध है। ठीक है, कौन सा, राजघाट तथा माता टीला इसकी प्रमुख बांध है। और यह बांध, राजघाट तथा माता टीला, यह बांध मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजना। कौन सी परियोजना, सिंचाई परियोजना किसकी, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की प्रमुख रूप से यह सिंचाई परियोजना है। ठीक है, आ रहा समझ में। अगर हम आगे इसकी बात करें तो इसको मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। कौन सी, मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से भी जानी जाती है, या मध्य प्रदेश की गंगा नदी भी कहते हैं इसको। क्योंकि यह पवित्रता के स्थान पर नहीं, यह प्रदूषण के स्तर पर, कौन से स्तर पर, प्रदूषण के स्तर पर इसको मध्य प्रदेश की
गंगा भी कहते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? ठीक है, ये हो गया बेतवा नदी के बारे में कुछ प्रमुख बातें। ठीक है, इसी प्रकार हम कुछ नदियां अगले भाग में अगले क्लास में देखेंगे। ये हमने प्रमुख रूप से आज चंबल नदी, ठीक है, उसके बाद ताप्ती नदी, उसके बाद सोन नदी तथा उसके बाद बेतवा नदी के बारे में पढ़ लिया। तो कुछ नदियां हम आगे के लेक्चर में भी देखेंगे। ठीक है, आज इस लेक्चर को, आज इस क्लास को, इस भाग को यही तक सीमित रखते हैं। ये भाग 2 है। हम मध्य प्रदेश के प्रमुख नदियों के बारे में भाग 3 लाएंगे। उसमें हम मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ क्लियर कर देंगे, खत्म कर देंगे। उसके बाद हम अगला टॉपिक लेकर आएंगे। तो यह क्लास यहाँ तक ही रखते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया आप लाइक करें, और जो भी प्रॉब्लम्स हो वीडियो के बारे में, क्लास के बारे में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बता सकते हैं। ठीक है, अगर इसके अलावा आपको अलग कोई दूसरा विषय पढ़ना है या कोई दूसरा अलग से कोई टॉपिक पढ़ना है, जैसे कि एक छात्र ने मयूर सर के एक लेक्चर, एक वीडियो, एक क्लास में कमेंट्स करके बोला था कि उनको प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण के बारे में जानकारी चाहिए। तो सर ने कल निजीकरण के बारे में भी मुख्यतः प्रमुख जानकारी दी और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने एक्सप्लेन करके बताया। अगर कोई और अन्य जानकारी आपको किसी विषय के बारे में, किसी भी तात्कालिक घटना के बारे में चाहिए, तो कृपया आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके आप बोल सकते हो। ठीक है, तो उसके बारे में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। जैसे मैंने बताया कि हमारी क्लास मुख्यतः कांस्टेबल के लिए चल रही है। ठीक है, हमारा पूरा फोकस मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पर ही है। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो भी प्रीवियस ईयर की जो भी एग्जाम, जो भी पेपर हुए हैं, उसके पूरा क्वेश्चन का समावेश आपको यहाँ मिल जाएगा। आप अगर मध्य प्रदेश के प्रीवियस ईयर को खंगालोगे तो आपको डेफिनेटली हमारी वीडियो में उसका आंसर मिल ही जाएगा। ठीक है, तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।